हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, हम लोग दिसंबर मंथ से ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर में जो कुछ भी पेंडिंग रह रहा था वहाँ से हम लोग चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। 7 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 8 से लेकर 14 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। पैरेलली धीरे धीरे आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं दिसंबर का भी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जनवरी तो चल ही रहा है साथ साथ में। ठीक है ना, 7 जनवरी तक का हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है और अगले हफ्ते हम लोग जो है 8 से लेकर 14 जनवरी तक का भी डिस्कस कर लेंगे। तो जनवरी में तो कहीं कुछ भी पेंडिंग है नहीं और जनवरी में कुछ भी पेंडिंग रहेगा नहीं। इवन 22 को आपका एग्जाम है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 20 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है ना। दिसंबर का पेंडिंग रह रहा है तो दिसंबर का भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 8 से 14 तक का आज करेंगे और 2 हफ्ते का और बचेगा। तो पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले तक वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 32 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे दिसंबर के। 33वां क्वेश्चन और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पिछले सारे वीडियोस अगर आप लोगों को देखना है तो प्रॉपर प्लेलिस्ट एक बना दी गई है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और देखो किसमें क्या पूछा गया है। Which company has launched the first certified tokenization service for the NPCI tokenization system to support tokenization of rupee card in December 2021? किस कंपनी ने दिसंबर 2021 में रुपए कार्ड के टोकेनाइजेशन का समर्थन करने के लिए NPCI टोकेनाइजेशन सिस्टम के लिए पहली प्रमाणित टोकन सेवा शुरू की है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेफाई। ऑप्शन नंबर है पेफी या पेफाई, किसी भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। सीधे ऑनलाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पर कोई चीज़ छूट न जाए बस इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर है पेफाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन दिसंबर 2021? आरबीआई ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और आरबीआई ने इस पे प्रतिबंध लगाने के साथ साथ में 10,000 रुपये तक की मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट भी फिक्स कर दी है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने की मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट जो है फिक्स की गई है। ठीक ना। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट फॉर the customers of the Nagar Urban Cooperative Bank as per RBI's recently imposed restriction on this particular bank। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप लोग ये याद रखना कि 10,000 रुपये तक की मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट जो है फिक्स कर दी गई है। और इस पे जो है इसी बैंक पर जो है ये आरबीआई के द्वारा दिसंबर में प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। अब ये नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पर बेस्ड है, किससे, कहाँ, कौन से राज्य से संबंधित है, तो थोड़ा सा ये भी हम लोग जान लेते हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है ये। ठीक है ना, अहमदनगर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है ये। और इसी पर जो है भी आरबीआई के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। और इसके साथ साथ आरबीआई ने पुणे बेस्ड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी केवाईसी नॉर्म्स का पालन ना करने के लिए 2 लाख रुपए का फाइन लगाया है। कितने का फाइन लगाया गया है? 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए का। ठीक है ना। किस पे लगाया गया है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो है ये पुणे बेस्ड बैंक है, आरबीआई के द्वारा इस पे प्रतिबंध, इसको 2 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों की सारी चीजें याद रहनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। As per the recent data of the Ministry of Finance, how many automated teller machines ATMs were installed across India by the end of the September 2021? वित्त मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 के अंत तक पूरे भारत में कितनी स्वचालित टेलर मशीनें, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम स्थापित किए गए हैं, ये इस पे पूछा गया। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर आप लोगों से कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, तो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था और कुछ लोगों ने नहीं, गलत भी दिया था। तो अगर कम्युनिटी टैब वगैरह में आप लोगों से कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका आंसर देने की आप लोग कोशिश किया करो। क्विज का फॉर्मेट ही रहता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को आप लोग जज किया करो कि किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर भी दिया था, लेकिन जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया था उनके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.1 लाख। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 2.13 लाख है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी हम लोग जान लेते हैं ना। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग ये जान लेते हैं। तो 2,13,145 एटीएम। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ एटीएम है। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो हो गई, इसी को शॉर्ट में मैंने 2.13 लाख लिख दिया ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2.13 लाख, ऑप्शन नंबर बी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी हाल ही में एक डाटा जारी किया गया था और उस डाटा के अनुसार सितंबर 2021 तक की बात हो रही है। जो डाटा है, जो एटीएम है, ये सितंबर 2021 तक के लिए पूछे गए।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कब तक के लिए डाटा है, जो इतने एटीएम इंस्टॉल किए गए हैं कब तक हैं, तो ये मंथ भी आप लोग याद रखना। तो सितंबर 2021 तक जो है टोटल 2,13,145 2,13,145 एटीएम जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार ये जो है डाटा अभी रिलीज किया गया, एग्जैक्ट वैल्यू भी इसकी हम लोगों ने जान लिया, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटीएम्स और सितंबर 2021, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटीएम्स और सितंबर 2021 ये दोनों वैल्यू यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो टोटल 2,13,145 एटीएम इंस्टॉल किए गए हैं, इन टोटल इंस्टॉल किए गए एटीएम्स का 4% एटीएम जो हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इंस्टॉल किए गए हैं ना। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो स्केल 3 वाले अगर कोई देख रहे हो तो डाटा पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से डाटा से क्वेश्चन पूछा गया था ना कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर जीडीपी कलेक्शन, उसका जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, कितना परसेंट ज़्यादा था, कितना परसेंट कम था, तो ये उनके लिए भी है। तो यहाँ से हम लोग जो लोग पूछते हैं ना कि जो हम लोग अपना पेड बैच लाने वाले हैं जहाँ पर वहाँ पर पूछते हैं कि क्या स्केल 3 भी कवर कराया जाएगा, तो स्केल 3 और स्केल 2 की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लगभग सेम ही होती है, लेवल का थोड़ा सा अंतर होता है। तो स्केल 3 में थोड़ा सा ज़्यादा जाकर डाटा वगैरह में पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसी पर्टिकुलर एक ही बैच में सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो कहीं पर किसी के मन में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, और ये बता दिया जाएगा स्केल 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो भी एटीएम इंस्टॉल किए गए 2,13,145 एटीएम, इसका 4% एटीएम जो है वो जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इंस्टॉल किए गए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो डाटा रिलीज किया गया उसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। ये 2,13,145 एटीएम तो मतलब लगाए ही गए, इंस्टॉल किए ही गए, इसके साथ साथ में 27,837, इसके साथ साथ में 27,837, 837, ठीक है ना, 27,837 ये इतने व्हाइट लेबल एटीएम्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है ना, व्हाइट लेबल एटीएम भी इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो कितने व्हाइट लेबल एटीएम इंस्टॉल किए गए, ये भी मैंने पूछा हुआ था, ये भी मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा हुआ था, और इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने नहीं दिया था, गलत ही दिया था, और कुछ लोगों ने दिया भी था। तो ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो व्हाइट लेवल एटीएम का पूछ लिया जाएगा। तो व्हाइट लेवल एटीएम कितने इंस्टॉल किए गए, 27,837, 27,837 एटीएम्स, ये कब तक, ये भी सितंबर 2021 तक, ठीक है ना। व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एटीएम क्या, कितने कितने प्रकार के एटीएम होते हैं, ये भी यहीं पर रिकॉल करते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिनेंस मिनिस्ट्री की बात हुई है, तो फिनेंस मिनिस्टर इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण जी फिनेंस मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है आप लोग कमेंट करके बता दो, ये लोकसभा से हैं कि राज्यसभा से हैं, ये भी आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडिया गोल्ड इन दिसंबर 2021। डिजिटल गोल्ड पर भारत का पहला ऋण लॉन्च करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने दिसंबर 2021 में इंडिया गोल्ड के साथ में भागीदारी की है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंडिया का पहला लोन है जिसको कि सोने के बदले दिया जाएगा, मतलब दिस इज इंडियाज फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड, ठीक है ना। डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की बात नहीं हो रही, डिजिटल गोल्ड, इसमें क्या होगा कि डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन सी बैंक के द्वारा, कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और ये स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होगी वो इंडिया की पहली ऐसी बैंक होगी जो कि डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट में इस तरीके से लोन देगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसने जो है इसके लिए इंडिया गोल्ड के साथ में क्या किया है, पार्टनरशिप किया हुआ, ठीक है ना। इंडिया गोल्ड क्या है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंडिया गोल्ड जो है एक फिनटेक फर्म है, और डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट में दिया जाने वाला भारत का पहला लोन है, मतलब पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी है जो कि डिजिटल गोल्ड के बदले में लोन देने के ऑफर कर रही है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और इसके तहत 60,000 रुपए तक का डिजिटल लोन जो है वो डिजिटल गोल्ड पर 1% पर मंथ इंटरेस्ट रेट पर दिया जा सकेगा। ये वैल्यूज जो लिख रहा हूँ याद रखना, इसके तहत में 60,000 रुपए, ठीक है ना 60,000 रुपए तक का लोन जो है, 60,000 रुपए तक का लोन डिजिटल गोल्ड पर 1% इंटरेस्ट पर मंथ, 1% मंथली इंटरेस्ट रेट होगा, उस पर जो है ये लोन दिया जा सकेगा, ठीक है ना। और इंडिया गोल्ड ऐप के माध्यम से ये सारी चीज़ें आसानी से की जा सकेंगी। इंडिया गोल्ड का इसका एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से सारी चीज़ें की जा सकेंगी। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्योंकि यहाँ पर बात हुई है, तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नोएडा यूपी, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुवीर कुमार गुप्ता,
सुवीर कुमार गुप्ता जी जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। शिवालिक का मैंने बता दिया। उत्कर्ष, ईसाफ और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिकॉल करते हुए आप लोग यहाँ पर चलोगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑफर इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ अप टू 25 lakhs to seller registered on the Flipkart, which bank has partnered with Flipkart in December 2021? फ्लिपकार्ट पर पंजीकृत विक्रेताओं को 25 लाख रुपए तक की तत्काल ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने दिसंबर 2021 में फ्लिपकार्ट के साथ में भागीदारी की है? ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ में दिसंबर 2021 में भागीदारी की है, जिससे कि फ्लिपकार्ट पर जितने भी रजिस्टर्ड सेलर्स हैं उनको 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे ऑनलाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है ना। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम है ना, ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। संदीप बख्शी जी जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक के लिए सारी चीज़ें मैंने बता दी। बाकी इंडियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, टैगलाइन, ये सब कुछ अभी यहीं पर आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे। आगे से याद करने की जरूरत नहीं कि पीडीएफ वगैरह मिल जाए तो वहाँ से रट्टा मारे। याद है तब भी यहीं पर रिकॉल कर लो, एक बार बोल दो अपने मुझसे कि इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, इंडियन बैंक का एमडी एंड सीईओ, टैगलाइन कौन क्या है, ये सब चीज़ें एक बार हमने फटाफट बोलते हुए चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड हैज बीन सिलेक्टेड बाय व्हिच बैंक फॉर इट्स डिजिटल वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इन दिसंबर 2021? दिसंबर 2021 में किस बैंक ने अपने डिजिटल वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड को चुना है? ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया कि कौन सी बैंक ने अपने वेल्थ डिजिटल वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड को चुना हुआ है, उसके साथ में मतलब मिलकर अपने डिजिटल वेल्थ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द आंसर। और जो ये इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड है ये एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और एसबीआई ने अपने डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही इसे चुना है। अब एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है। इसकी टैगलाइन, इसके चेयरपर्सन कौन है ये आप लोग बता दो फटाफट। बीओबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा ये लोग फटाफट आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? द नेम यूकेन बैंक, मतलब जो भी है इसके टैगलाइन वगैरह सब कुछ आप लोग याद करके चलो आप यहाँ पर। ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा सब कुछ इसी टाइम पर यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, Itira Davis has been appointed as new MD and CEO of which small finance bank in December 2021? इतिरा डेविस को दिसंबर 2021 में किस लघु वित्त बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। वो लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। अगले 3 सालों तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक ना। अगले 3 सालों तक इनका टेन्योर रहेगा। और ये जो इतिरा डेविस जी हैं इन्होंने नितिन चुग को जो है सक्सीड किया हुआ है। इन्होंने किसको सक्सीड किया हुआ है? नितिन चुग को इन्होंने सक्सीड किया हुआ है। और इसके साथ साथ में नाम आप लोग सुनना, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ में राजेश जोगी, हरीश देवराजन और उमेश बेटूर को बैंक का एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई कौन कौन से अपॉइंटमेंट और हुए हैं जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और ये जो भी एडिशनल डायरेक्टर ये बताया गया ये सब जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ही है। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी बैंकों के हेडक्वार्टर आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो अगला देखते हैं। डिजिटल पेमेंट उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ द वीक लॉन्ग आज़ादी का डिजिटल महोत्सव? डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा सप्ताह भर चलने वाले आज़ादी का डिजिटल महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया? ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे। ठीक है। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव कहाँ पर मतलब आयोजित किया गया, इसका वेन्यू क्या था? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में जो है इसका वेन्यू था, यहाँ पर इसको मतलब आयोजित किया गया था। और आज़ादी का डिजिटल महोत्सव के एक भाग के रूप में इसको आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन में ही दिया गया, देखो, एज ए पार्ट ऑफ द वीक लॉन्ग आज़ादी का डिजिटल महोत्सव। और ये जो आज़ादी का डिजिटल महोत्सव है ये वीक लॉन्ग लिखा हुआ है, यानी कि 1 हफ्ते तक चला हुआ था। और 1 हफ्ता कब से कब तक, यानी कि 1 हफ्ता कब से कब तक चला था? तो ये 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर। ठीक ना। 5 दिसंबर तक ये चला हुआ था। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसे अटेंड किया गया था। और इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए इस उत्सव को, ये जो डिजिटल पेमेंट उत्सव है, इसको आयोजित किया गया था। ठीक है ना। और इसमें कुछ
जानकारियाँ हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, जिसको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। तो फिनेंशियल ईयर 2018 में थोड़ा सा लिखता हुआ चलता हूँ। फिनेंशियल ईयर 2018 में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो था वो कितना था, 2071 करोड़ रुपए, ठीक ना। ये बात कब की हो रही है, फिनेंशियल ईयर 2018 की, ठीक ना। फिनेंशियल ईयर 2018 में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स था वो 2071 करोड़ रुपए था, जो कि फिनेंशियल ईयर 2021 की अगर बात की जाए, जो कि फिनेंशियल ईयर 2021 में बढ़कर 5,551 करोड़ रुपए हो गया, ठीक ना। ये डाटा भी आप लोग याद रखना। फिनेंशियल ईयर 2018 में इंडिया का डिजिटल ट्रांजेक्शन्स 2071 करोड़ रुपए था। फिनेंशियल ईयर 2021 में, यानी कि 3 सालों के अंदर ये लगभग दुगने से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये 5,551 करोड़ रुपए बढ़कर हो गया, ठीक है। ये जानकारी यहाँ से बताई गई इस उत्सव के दौरान, महोत्सव के दौरान। और इस उत्सव के दौरान कुछ और भी तरीके से, मतलब कुछ और नए इनिशिएटिव, कुछ नए ऐप, कुछ ना कुछ चीज़ें लॉन्च भी की गई। तो क्या क्या लॉन्च की गई उसको भी हम लोग एक तरीके से सुनते हुए चलते हैं और नोट डाउन आप लोग करना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो इस उत्सव के दौरान डिजी धन का लोगो लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। किसका लोगो, डिजी धन का लोगो लॉन्च किया गया। डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा नाम से चुटकी बजा के थीम के साथ में एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया गया। फिर से सुनो आप, ये क्वेश्चन बन सकता है। डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा नाम से चुटकी बजा के थीम के साथ में एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया गया था इस उत्सव के दौरान। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा की थीम क्या थी, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा चुटकी बजा के, ठीक है ना। तो चुटकी बजा के उसकी थीम थी, ठीक है। और बैंक और फिनेटेक्स को डिजी धन अवार्ड्स भी दिए गए फिनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, ठीक है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पॉइंट ऑफ सेल के लिए सॉफ्ट पीओएस नाम से एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। कौन सी बैंक ने लॉन्च किया, फिर से सुनो। यूनियन बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल के लिए सॉफ्ट पीओएस, में लिख दे रहा हूं सॉफ्ट पीओएस, ठीक ना। कौन सी बैंक है, यूनियन बैंक। इस उत्सव के दौरान यूनियन बैंक ने सॉफ्ट पीओएस नाम से पॉइंट ऑफ सेल के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। यस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर पार्टनरशिप में पेमेंट प्लेटफॉर्म पर रुपए क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया, ठीक ना। और बहुत सी सारी बैंकों के द्वारा इस उत्सव के दौरान कई सारी बैंकों के द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया। कौन कौन सी बैंकें हैं, एक मोटा मोटा नाम ऐसे फटाफट जान लेते हैं हम लोग। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है ना। तो ये सारी बैंकें थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू बूस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन व्हिच बैंक हैज साइंड एमओयू विद लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। बीमा पैठ को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो धारवाड़ कर्नाटका, ठीक है। धारवाड़ कर्नाटका में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और यहाँ पर बात लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस की भी हुई है, तो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रूपम अस्थाना जो है ये इसके सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, in order to provide guaranteed money back at every 50 policy year which insurance company has launched the निवेश बीमा लाइफ इंश्योरेंस प्लान। प्रत्येक 5वें पॉलिसी वर्ष में गारंटीड धन वापस प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने निवेश बीमा जीवन बीमा योजना शुरू की है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी ईयर के हर 5वें साल गारंटीड मनी बैक की फैसिलिटी देने के लिए जो है निवेश बीमा नाम से एक इंश्योरेंस प्लान जो है लॉन्च किया, ये इसमें पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है ना। गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे अमित मलिक, ठीक है ना। अमित मलिक जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज लॉन्च द रुपे क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई इन दिसंबर 2021 है। किस बैंक ने दिसंबर 2021 में एनपीसीआई के साथ में मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी के हेडक्वार्टर आप लोग टैग लाइन एमडी एंड सीईओ याद करते हुए चलो। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसीव्ड शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक स्टेटस फ्रॉम आरबीआई इन दिसंबर 2021 एंड बिकम द थर्ड शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक को दिसंबर 2021 में आरबीआई से अनुसूचित भुगतान बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ और वह भारत की तीसरी अनुसूचित भुगतान बैंक बन गई, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और अभी जो जनवरी वाला वीडियो हमने बनाया है 1 से लेकर 7 जनवरी तक का,
उसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि एयरटेल पेमेंट बैंक को जो है शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का दर्जा दे दिया गया था। तो आप लोग ये बता दो कि एयरटेल पेमेंट बैंक को एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया की कौन सी नंबर की शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर पढ़ाया गया तो, और एक अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑप्शन नंबर बी। और ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ये जो है तीसरी पेमेंट बैंक है जिसको कि शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का दर्जा आरबीआई से मिला हुआ है। और जो एयरटेल था उसको चौथी है, वो मतलब चौथी पेमेंट बैंक बन गई है। तो तीसरे नंबर पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक, चौथे नंबर पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक है जिसको कि आरबीआई से शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का दर्जा मिल गया। तो पहली और दूसरी बाकी की दो बैंकें कौन है ये भी वहां पर बताया गया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ध्यान से देखा हो तो पता होगा आपको, ठीक है ना। तो बाकी की जो दो और बैंकें हैं वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। ऑप्शन में सब कुछ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये यही चार के चार बैंकें हैं अभी जिनको कि जो है आरबीआई से शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का दर्जा मिल गया हुआ है। और ये जो शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का ये जो दर्जा मिलता है इसे आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो है इन बैंकों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलना चाहिए। जो ये शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक वाला हिसाब किताब है, यहाँ से क्वेश्चन मिलना चाहिए कि कौन सी बैंक को मिला, कौन सी बैंक है जो अभी हाल फिलहाल में जिसको शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का दर्जा मिला हुआ है, या फिर आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लिया गया, ठीक ना। शेड्यूल्ड बैंक होने से क्या क्या फायदे होते हैं ये जनरल वाले वीडियो में बता दिया गया था, यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी की दो और बैंकें हैं, कौन कौन सी हैं? चार टोटल शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक है इंडिया में। तो दो तो, एक तो एयरटेल हो गई और दूसरा पेटीएम हो गया। तो तीसरा और कौन सा है? और है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और दूसरा जो है फिनो पेमेंट बैंक। तो यही चार मैंने बताया, यही चार जो है ये हैं। और अभी करंट सिनेरियो अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान में टोटल 46 फॉरेन बैंक, 43 आरआरबीज, 4 पेमेंट बैंक, ठीक है ना, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 22 पब्लिक सेक्टर बैंक और 12 नंबर ऑफ 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। ये हैं, ये पूरा स्टेटस है, ये पूरा जितने इतने लोग हैं, इतनी बैंकें हैं जिनको कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फॉरेन बैंक्स आर देयर इन लिस्ट ऑफ दी शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक, या जिनको कि आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो ये याद रखना आप लोग। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन अगर करना चाहो तो कर लो। इसमें वर्तमान में इंडिया में टोटल 46 फॉरेन बैंक, ठीक है ना, 46 फॉरेन बैंक, 43 आरआरबीज यानी कि ग्रामीण बैंक, ठीक है ना, 43 आरआरबीज, ठीक है, 4 पेमेंट बैंक, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है ना, और 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक पीएसबी, ठीक है ना, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। ये ही बैंक अभी हैं जिनको कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया है, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे हम लोगों को जानना था, और अच्छा क्वेश्चन था ये, जितना मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी आप लोगों को बताई गई। पेटीएम पेमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में हो जाएगा, ठीक है ना। पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में और ये जो भी बैंकें दी गई हैं इनका सबका हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग जो है याद करते हुए, यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन इंडिया, हाउ मच लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दिसंबर 2021। भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए दिसंबर 2021 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो लोन का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट भी रहेगा, और आप लोग इसको लिखते हुए चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 350 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 350 मिलियन यूएसडी। और अगर इसकी इसकी आईएनआर में वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 2653.05 करोड़ रुपीस, ठीक है ना, ये इसकी आईएनआर में वैल्यू हो जाएगी। 2653.05 करोड़ रुपीस ये आईएनआर में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी 350 मिलियन यूएसडी इसका आंसर होगा। और इस लोन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की उन सभी पॉलिसीज़ को फिनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा जो कि लो इनकम ग्रुप या फिर
अर्बन एरियाज के लिए होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि पीएम आवास योजना हो गई, अमृत योजना हो गई, इन सबको सपोर्ट किया जाएगा इस लोन के तहत में, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है, 350 मिलियन यूएसडी का लोन, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, मसात सुगुआसा कावा ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, Which bank has signed a MOU with Centrum Housing Finance Limited CHFL for a housing loan in December 2021? किस बैंक ने आवास ऋण के लिए दिसंबर 2021 में सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हाउसिंग लोन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में एक MOU साइन किया है। बस यहीं पर ही बात खत्म होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई है, बड़ोदरा गुजरात इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। MD एंड CEO की बात करेंगे तो संजीव चड्ढा जी इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक की इसकी टैगलाइन हो जाएगी। देना और विजया बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका मतलब विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Which bank has entered into bank insurance partnership with Star Health and Allied Insurance in December 2021? किस बैंक ने दिसंबर 2021 में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के साथ में बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया हुआ है? बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में पार्टनरशिप होती है, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसीज को बैंक की ब्रांचेस से सेल किया जा सके, सेल आउट किया जा सके, बेचा जा सके, तो उसको हम लोग बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप कहते हैं। जिसमें ये पूछा गया कि कौन से बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के साथ में एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप पर अभी हाल फिलहाल में दिसंबर में पार्टनरशिप किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। वन लाइनर क्वेश्चन ये भी रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेडरल बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरला में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है ये अलुवा केरला में हो जाएगा। श्याम श्रीनिवासन इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, दिस इज द टैगलाइन ऑफ फेडरल बैंक, ये इसकी टैगलाइन हो जाने वाली है। और साथ साथ में इंडियन बैंक, ICICI बैंक और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है, इसकी टैगलाइन कहाँ पर है, और इसके MD एंड CEO कौन है, ठीक है ना। इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी MD एंड CEO कौन है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस की भी बात हुई है, तो इसके अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है ना। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर होगा। नेक्स्ट, Which bank has been conferred with 2 DC Dhan Awards by the Union Ministry of the Electronics and Information Technology (MIT) for the highest Bhim UPI transactions in December 2021? दिसंबर 2021 में उच्चतम भीम UPI लेन देन के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT के द्वारा किस बैंक को 2 डिजी धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये अवार्ड जो है नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल पेमेंट उत्सव के दौरान दिया गया था, ठीक है ना। 19-20 और 20-21 के दौरान लगातार इन 2 सालों के दौरान हाईएस्ट भीम UPI ट्रांजैक्शंस का टारगेट अचीव करने के कारण ये अवार्ड जो है कर्नाटका बैंक को दिया गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर MD CEO टैगलाइन रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, LIC got an approval from RBI to hike stake up to 9.99% in which bank in December 2021? दिसंबर 2021 में LIC को किस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? RBI ने भी LIC को किसी बैंक में अपने स्टेक को बढ़ाकर 9.99% तक करने की इजाज़त दे दी गई RBI के द्वारा। तो कौन सी बैंक है जिसमें LIC अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और अभी करंट में वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 4.95% हिस्सेदारी LIC की इसमें है, जिसे अब बढ़ाकर 9.99% किया जा रहा है, और इसके लिए जो है RBI के द्वारा अप्रूवल भी दे दिया गया। इंडसइंड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है ना। सुमंत कटपालिया जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विसेज व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विद NPCI भारत बिल पे लिमिटेड इन दिसंबर 2021? डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने दिसंबर 2021 में NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है? वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, In order to offer insurance solutions for the bank's customer, which company has partnered with वसाई विकास सहकारी बैंक in December 2021? बैंक के ग्राहकों के लिए बीमा समाधान पेशकश करने के लिए दिसंबर 2021 में किस कंपनी ने वसाई विकास सहकारी बैंक के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा
जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, और ये भी वन लाइनर ही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुरेश अग्रवाल ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। और यहाँ पर बात हुई है वसई विकास सहकारी बैंक की, तो ये जो है ये पालघर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, ठीक है ना, ये पालघर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस बैंक इसका जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Which edition of BRICS Economic Bulletin 2021 was released by the RBI in December 2021? दिसंबर 2021 में RBI द्वारा ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया गया, इसमें पूछा गया है। सेकंड एडिशन जारी किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड एडिशन। और इसमें पूछा यह जा सकता है कि इकोनॉमिक बुलेटिन 2021 जो ब्रिक्स जो ये जारी किया गया ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन 2021 इसकी थीम क्या थी, ठीक है ना, तो थीम इसकी पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसकी थीम थी नेविगेटिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक द ब्रिक्स एक्सपीरियंसेस ऑफ रेजिलियंस एंड रिकवर। फिर से सुन लो, इसकी थीम क्या थी, नेविगेटिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेजिलियंस एंड रिकवर, ये इसकी थीम थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के लिए ये बुलेटिन जारी किया गया था और इसके अनुसार ब्रिक्स देशों में इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी जो है कोविड पेंडेमिक के बाद में सबसे ज़्यादा तेज़ रहने वाली है। इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी सबसे ज़्यादा तेज़ रहेगी। बस इतना ही जानना है इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस ये थीम जो बताया ये याद रख लेना। बुलेटिन का क्या नाम था, ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन 2021, और ये किसके द्वारा जारी किया गया, ठीक ना, और कौन सा एडिशन था ये, ठीक ना, कौन सा एडिशन था ये भी याद रखना। किसके द्वारा जारी किया गया, ये देखो क्वेश्चन में दिया गया, आरबीआई के द्वारा ये जारी किया गया था। अगर ये पूछा जाता कि सेकंड एडिशन ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन 2021 हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या विच ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी है, तो उस कंडीशन इसका आंसर हो जाता है आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा ये जारी किया गया, सेकंड एडिशन था, ये इसका नाम हो गया। और थीम, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन भी सकता है, ठीक है। तो आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर भी होता है वो क्वेश्चन हमारे लिए किसी भी बैंक एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ लिया करो, सुन लिया करो। नेक्स्ट, RBI has recently mandated the companies to code the legal entity identifier LEI for cross-border transactions above rupees 50 crores. How many digits are there in the legal entity identifier? ठीक ना, RBI ने हाल ही में कंपनियों को 50 करोड़ रुपए से अधिक के सीमा पार लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI को उद्धृत करने के लिए अनिवार्य किया है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता LE में कितने अंक होते हैं, ये कानूनी इकाई पहचान करता उद्धृत वगैरह अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन इसीलिए इंग्लिश में भी दिया रहता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं, क्योंकि इतनी कठिन हिंदी है ये ना, ये हमें भी नहीं समझ में आ रही, कम समझ में आ रही, तो आप लोग थोड़ा सा देखो। अभी आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने सभी कंपनियों के लिए जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करते हैं, सीमा पार लेन देन किया जाता है और उनकी वैल्यू जो है 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है, उनके लिए जो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI है, ये कितने डिजिट का होगा, ये इसमें पूछा गया है, यही इसमें पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 डिजिट्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी 20 डिजिट, 20 डिजिट का ये होगा, ठीक है ना। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में 50 करोड़ रुपए, ये अमाउंट भी याद रखना, ये चीज़ जो 50 करोड़ रुपीज़ वाली वैल्यू ना, याद रखना, ये याद रखना, 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक के, मतलब ऐसा नहीं कि 50 करोड़ से अधिक का नहीं, 50 करोड़ तक तो छूट है, लेकिन 50 करोड़ रुपए या फिर जैसे 51 करोड़ रुपए होता है, इससे 1 रुपए भी ज़्यादा होता है, उससे अधिक के सीमा पार ट्रांजैक्शंस के लिए 20 डिजिट का एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जाहिर किया हुआ है, जिसको कि सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के पार्टीज को किसके बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, कौन कौन से देशों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने का एक 20 डिजिट का कोड होता है, ठीक है ना, और इसे ग्लोबली यूज किया जाता है। तो बस इतना ही इसमें पूछना था, इतना ही आपको बताना था यहाँ पर। ये 20 डिजिट याद रखना, ठीक है ना, 50 करोड़ रुपए याद रखना, ठीक है ना, और ये अमाउंट मतलब 50 करोड़ रुपीज़ वाला ये अमाउंट और 20 डिजिट ये याद रखना, ठीक है। और साथ ही साथ में एक क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो भी आरबीआई के द्वारा ये डायरेक्शन जारी की गई है, ये कौन से एक्ट के तहत में कैसे क्या जारी की गई है। तो ये भी जो डायरेक्शन जारी की गई है, ये आरबीआई के द्वारा फेमा एक्ट 1999, आरबीआई के द्वारा इसे फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 10(4) और सेक्शन 11(1),
के तहत में इसे जारी किया गया। फेमा की अगर हम लोग बात करें तो फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना, 1999 के। तो ये चीज़ें यहाँ पर बस जानी थी। इस पूरे क्वेश्चन में बस और बस ये 20 डिजिट, 20 डिजिट और 50 करोड़, 50 करोड़ रुपीज़, ये दोनों चीज़ें ही आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बाकी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कई बार, तो ये भी आप लोग याद रखना कि LEI का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को याद करते हुए चलो। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। केयर फॉर हॉकी कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में किस बीमा कंपनी के द्वारा #केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया गया? ये #केयर फॉर हॉकी है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। बस वन लाइनर ये भी रहेगा, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस कंपेन का फेस, इस कंपेन का चेहरा, जैसे कोई कंपेन लॉन्च किया जाता है तो कोई ना कोई फेस होता है जो उसको प्रमोट करता है ना। तो इस कंपेन का जो फेस है, इस कंपेन का जो चेहरा है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल जी को बनाया गया है, ठीक है ना। और ये कैंपेन जो है हॉकी को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, इंडिया में हॉकी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, लोगों को खेल के बारे में अवेयर करने के लिए, लोगों को हॉकी के खेल के बारे में अवेयर करने के लिए ये जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे और आज हम लोगों ने 14 दिसंबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अपने आने वाले वीडियोस में हम लोग 15 दिसंबर से आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, या फिर जनवरी का जो कुछ भी पहले हो पाएगा वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले आप लोगों को सारा का सारा कुछ जो कुछ भी पेंडिंग रह रहा है कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है ना। और बहुत जल्दी हम लोग अभी जनवरी एंड से अपना एक डेडिकेटेड पेड बैच भी लॉन्च करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए, जहां पर हम लोग जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में स्टैटिक बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स होंगे, MCQs होंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्विज वगैरह भी आप लोगों को कंडक्ट कराई जाएगी, PDF वगैरह भी उस कोर्स में सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। बहुत ही जल्दी नया ऐप लॉन्च किया जा रहा है आप लोगों के लिए, नई वेबसाइट भी अपनी आएगी, हम लोग अपनी रिब्रांडिंग भी इसकी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इन सारी चीज़ों को पहुँचाओ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।